हेलो एवरीवन। आज हम राजनीति विज्ञान में भारत के विदेश संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां थी कि वो अपना विदेश संबंध किस तरह से निर्धारित करे, तो वो हम इस लेसन में देखते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ या संबंध। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत को एक मजबूत विदेश नीति बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत ने सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति के रखरखाव के माध्यम से सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से अपने विदेशी संबंधों को आकार दिया। फिर क्या होता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि होती है, विश्व राजनीति ने दुनिया के देशों को दो स्पष्ट शिविरों में विभाजित किया, यानी कि दो खेमों में विभाजित किया। एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ के तहत। ऐसे में ये बड़ा मुश्किल था कि जो भारत है वो किस खेमे में जाए या फिर वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए, किस तरह से वो करे। तो ये बहुत ही बड़ा एक चुनौती भरा कार्य था। अब देखते क्या है कि जो भारत ने किसी भी गुट में शामिल होने का निर्णय ना करते हुए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति। शीत युद्ध के युग ने महाशक्तियों यूएस और यूएसएसआर के नेतृत्व में दो ब्लॉकों के बीच वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य टकराव को चिन्हित किया। इसके साथ ही अन्य प्रचलित विश्व राजनीति में भारतीय नेतृत्व इन अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में था। मतलब ये जो गुट निरपेक्षता की नीति थी, ये कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय हित है और भी देशों के जो इन दो खेमों के देशों में इसमें शामिल नहीं होना चाहते, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस समय। अब इसमें नेहरू जी की हम भूमिका देखते हैं क्या है। नेहरू ने 1946 से 64 तक के विदेश नीति का प्रयोग किया। नेहरू की विदेश नीति के तीन प्रमुख उद्देश्य कठिन संप्रभुता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इस तथ्य के बावजूद कि भारत के कई नेता चाहते थे कि भारत अमेरिका समर्थन विदेश नीति का पालन करे, नेहरू ने गुट निरपेक्षता की रणनीति के माध्यम से विदेश नीति के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कामना की। यानी कि भारत जो है वो ये नहीं चाहता था कि वो सिर्फ अमेरिका में शामिल हो जाए या सोवियत संघ में शामिल हो जाए, क्योंकि भारत जो है एक नव स्वतंत्र राष्ट्र है और उसको अपनी ग्रोथ के लिए, आर्थिक विकास के लिए दोनों ही खेमों की सहायता की ज़रूरत पड़ती। तो अगर वो किसी एक खेमे में शामिल हो जाता तो दूसरे खेमे से उसके जो रिश्ते हैं वो बहुत कड़वे भरे हो जाते हैं। अब दो शिविरों से दूरी। भारत ने क्या, दोनों शिविरों से अपनी दूरी बना ली। भारत एक दूसरे के खिलाफ अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों से दूर रहना चाहता था। गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर भारत की स्वतंत्र पहल से अमेरिका खुश नहीं था, यानी कि अमेरिका इस चीज़ से हैप्पी बिल्कुल भी नहीं था गुट निरपेक्षता की नीति से। 1950 के दशक के दौरान भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्वतंत्र रुख अपनाए और दोनों पावर ब्लॉक्स के सदस्यों से सहायता और ज़्यादा सहायता प्राप्त कर सका। भारत के स्वतंत्र रुख और यूएसएसआर के साथ उसके बढ़ते संबंधों ने अमेरिका की भावनाओं को आहत किया। हम जैसे कि जो शुरुआती दौर था उसके साथ क्या है कि भारत के यूएसएसआर से जो संबंध है वो ज़्यादा अच्छे थे, तो इससे जो है अमेरिका को एक चिंता भी हुई। इसलिए 1950 के दशक के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में काफ़ी बेचैनी थी। अफ्रो एशियाई एकता। नेहरू युग ने एशिया और अफ्रीका में भारत और अन्य नए स्वतंत्र राज्यों के बीच संपर्कों की स्थापना को चिन्हित किया। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन बुलाया। भारत ने विघटन की प्रक्रिया का समर्थन किया और नक्सलवाद का विरोध किया, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति। 1955 में इंडोनेशियाई शहर बांडुंग में आयोजित एफ्रो एशियाई सम्मेलन, जिसे बांडुंग सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, और नेम की स्थापना को चिन्हित किया। चीन के साथ शांति और संघर्ष, यानी कि चीन के साथ हम संघर्ष भी देखेंगे। स्वतंत्र भारत ने चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर अपने रिश्ते की शुरुआत की, क्योंकि भारत कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। वल्लभ भाई पटेल जैसे नेहरू के कुछ सहयोगी भविष्य में संभावित चीनी आक्रामकता के बारे में चिंतित थे, लेकिन नेहरू ने सोचा कि यह बहुत अधिक संभावना नहीं है कि भारत चीन से हमले का सामना करेगा। लेकिन ये होता क्या है कि चीन के साथ जो है भारत का एक युद्ध होता है। उसके बाद हम देखते हैं पंचशील की नीति। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए। दोनों के बीच मजबूत रिश्ते की दिशा में एक कदम था।
तिब्बत, अब एक ये तिब्बत क्या है, इसकी वजह से जो है चीन, जो चाइना है वो उस पर क्लेम करता है, इसकी वजह से जो है भारत के साथ चाइना का युद्ध भी हो चुका है। तिब्बत एक मध्य एशियाई क्षेत्र का एक पठार प्रमुख मुद्दों में एक से एक है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन के बीच तनाव का कारण बना है। 1954 के पंचशील समझौते के बाद भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार किया। 1959 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दी गई, जिससे दोनों देशों के संबंध जो है बिगड़ गए। चीनी आक्रमण 1962, चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और दो देशों के बीच ऐतिहासिक बफर को हटा दिया। दलाई लामा के मुद्दे ने आग में इजाफा किया। चीन ने भारतीय क्षेत्र के भीतर दो क्षेत्रों का दावा किया, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र और उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी में अरुणाचल प्रदेश के अक्साई चीन क्षेत्र। चीन ने अक्टूबर 1962 में दोनों विवादित क्षेत्रों पर एक तेज और बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। चीन युद्ध ने देश और विदेश में भारत की छवि को धूमिल किया। चीन भारतीय संघर्ष और चीन और सोवियत संघ के बीच बढ़ती दरार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर अपूरणीय अंतर पैदा कर दिया। प्रोफेसर यूएसएसआर गुट सीपीआई के भीतर रहा और कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संबंधों की ओर बढ़ा। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, अभी हमने देखा कि 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है, फिर पाकिस्तान के भी साथ युद्ध हुआ है भारत का। तो कश्मीर पर विवाद को लेकर आज़ादी के ठीक बाद पाकिस्तान के साथ संघर्ष शुरू हो गया। भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर नेहरू और जनरल अयूब खान ने 1960 में हस्ताक्षर किए थे, जिसने भारत पाकिस्तान संबंधों में सभी उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छा काम किया है। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में सशस्त्र हमले किए, जिसके बाद अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला हुआ। तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता है वो 1965 में भी होता है। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से शत्रुता समाप्त हो गई। जनवरी 1966 में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने सोवियत संघ द्वारा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब बांग्लादेश का युद्ध देखते हैं 1971। अब तक हमने क्या देखा, चीन का युद्ध भारत के साथ, पाकिस्तान का युद्ध भारत के साथ। अब हम बांग्लादेश का युद्ध देखते हैं वो कैसे। 1970 के दौरान एक नाटकीय आंतरिक राजनीति में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान शासक लोकतांत्रिक फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। 1971 के दौरान भारत को लगभग 80 लाख शरणार्थियों का बोझ उठाना पड़ा, जो पूर्वी पाकिस्तान चले गए और भारत में पड़ोसी क्षेत्रों में शरण ली। महीने के कूटनीतिक तनाव और सैन्य निर्माण के बाद दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो है शिमला समझौता हुआ। इसके बाद फिर क्या होता है, भारत की परमाणु नीति। अब हम देखते हैं कि जो हमारी विदेश नीति ना, उसका बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है जो हमारे भारत की परमाणु नीति। अभी तक हमने देखा कि हमारे जो युद्ध है मतलब पड़ोसी देशों के साथ होते रहते हैं, तो इस तरह से जो एक हमारी विदेश नीति बननी चाहिए वो किस तरीके से बने, उस पर जो भारत की परमाणु नीति है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। वो देखते हैं जो भारत की परमाणु नीति है वो कैसी है। मई 1974 में भारत द्वारा किया गया पहला परमाणु विस्फोट। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के अंत में होमी जे भाभा के मार्गदर्शन में की गई थी। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे और भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना चाहते थे। यानी कि इनका मोटिव ये नहीं था कि कोई भी मतलब हमला वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं था। शांतिपूर्ण तरीके की स्थापना के लिए इसकी जो है शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों ने शेष दुनिया पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि लागू करने की कोशिश की, जो भारत ने इसको मना कर दिया। भारत ने हमेशा एनपीटी को भेदभावपूर्ण माना है और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। भारत ने सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शन करते हुए मई 1998 में कई परमाणु परीक्षण किए। अब तथ्य की सामग्री के अंदर हम पढ़ेंगे कि इस लेसन में जो भी तक आपने पढ़ा उसको समराइज करके देखते हैं कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत को कल्याण और लोकतंत्र की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में विश्व के मामले में भाग लेना शुरू कर दिया, जैसे कि ब्रिटिश द्वारा छोड़े गए कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों की विरासत और विभाजन और गरीबी उन्मूलन के दबाव के कारण। फिर सेकंड, इसमें भारत विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में पैदा हुआ था, इसलिए उसने शांति के रखरखाव के माध्यम से सुरक्षा हासिल करने के लिए अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करने के उद्देश्य से विदेशी संबंधों का संचालन करने का
निर्णय किया। इसके लिए भारत ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं। इसके तहत क्या है कि जो राष्ट्र हैं वो किसी और की संप्रभुता का हनन नहीं करेंगे, सभी की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। फिर थर्ड है, किसी राष्ट्र की विदेश नीति घरेलू और बाह्य कार्यों का परस्पर संबंध है। अब हमारी जो है भारत की जो विदेश नीति है वो कैसी होगी, वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ की जो आंतरिक इशू कैसे हैं, आंतरिक जो समस्या है वो कैसी है, इस चीज़ पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की संप्रभुता के संरक्षण, क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण और तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ भारत की नीति के मुख्य वास्तुकार थे। इसलिए भारत ने नेम यानी कि ये जो आपका गुट निरपेक्षता संगठन है उसका नाम है, नेम को किसी भी सैन्य वार से दूर रहने के लिए अपनाया। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी गुट में शामिल हो, तो इसलिए उन्होंने एक अलग ही नीति अपनाई। क्या था वो? गुट निरपेक्षता की नीति। नेहरू के युग ने एशियाई संबंधों, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता संग्राम, डीकोलोनाइजेशन प्रक्रिया और 1955 में बांडुक सम्मेलन में खुद को व्यस्त करने के बाद भारत और राज्यों के बीच संघर्ष संपर्क स्थापित किया और अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए भी ऐसा ही उन्होंने किया। यानी कि उसके बाद क्या था कि बहुत से जो राष्ट्र थे जो आज़ाद होना चाहते थे, उनकी आज़ादी की लड़ाई में भी भारत ने बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट किया। पांचवा है आपका पंचशील, जो पंचशील के सिद्धांत हैं। भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व 1954 के 5 सिद्धांत दोस्ती और संबंधों के लिए एक मजबूत कदम था। ये एक तरह से जो चीन और भारत है उसके रिलेशंस के लिए बहुत ही मजबूत कदम उठाया गया था। भारत ने 1949 में चीनी क्रांति के बाद एक दोस्ताना कदम को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भी चीन की नई सरकार के कम्युनिस्ट के रूप में वकालत की। इसलिए कई बार बोला जाता है कि चीन हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस था। छठा है, भारत और चीन ने चीन द्वारा तिब्बत के विनाश पर संघर्ष करना शुरू किया और तिब्बती संस्कृति को भी दबा दिया। चीन ने भारतीय क्षेत्र के बीच अक्साई चीन क्षेत्र और NEFA का दावा किया, जो पत्राचार और चर्चाओं के बावजूद मतभेदों को हल नहीं कर सका और भारत को संघर्ष में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। सातवां है, भारत और पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के गंभीर सशस्त्र संघर्ष की पहल पर संघर्ष किया। संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को राहत देने के लिए दोनों ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन 1965 के युद्ध ने भारत की पहले से ही कठिन आर्थिक स्थिति को और भी तोड़ दिया। फिर आठवां है हमारा, भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बनने की इच्छा को दर्शाती है, जो बांग्लादेश युद्ध 1971 के दौरान परिलक्षित हुई थी, जब पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान के बीच झड़पें हुई थी और भारत ने बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के साथ एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान ने शांति की वापसी को औपचारिक बनाने के लिए 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। नौवां है हमारा, भारत की परमाणु नीति पहले उपयोग की वकालत नहीं करती, यानी कि जो हमारी परमाणु नीति है उसकी मतलब सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहले जो है कभी भी सैन्य जो अटैक वगैरह है वो हम नहीं शुरू करेंगे और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए अग्रणी गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर वैश्विक सत्यापन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है। पंडित JL नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण किया और NPT को भेदभावपूर्ण माना और भारत हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इन हथियारों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। महत्वपूर्ण शब्द में हम देखेंगे जो इसमें कुछ टर्म्स यूज हुई हैं वो क्या है। हम सबसे पहले हमारा गुट निरपेक्षता, शीत युद्ध के कारण बनाई गई किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होने की नीति को क्या गुट निरपेक्षता कहा जाता है। विदेश नीति यह एक राष्ट्र के घरेलू और बाहरी कारकों का एक परस्पर क्रिया है, यानी कि भारत के विदेशों के साथ संबंध कैसे रहेंगे वो क्या कहलाता है, हमारा विदेश नीति कहलाता है। तीसरा है पंचशील, भारत और चीन के बीच 1954 में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसको हम पंचशील के नाम से जानते हैं। इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे। फिर चौथा आपको बांडुक सम्मेलन, ये क्या था, 1955 में बांड और एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की सगाई स्थापित करने के लिए मतलब कि एक तरीके से समर्थन स्थापित करने के लिए बांडुक में एक अफ्रो एशियाई सम्मेलन किया गया। इसी को हम बांडुक सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अभी क्या है, NEFA नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी को 1960 के दशक में अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ आपका ये वीडियो फिनिश होता है। आप इसको लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।